सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर हमारा अंतिम महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व यानी 7 महाद्वीप ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विस्तार से अध्ययन कर लिया था और अंतिम चरण में अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व जिस विद्यार्थियों ने ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित सबसे ऊंचा, ठंडा, तेज हवाओं से मुख्य रूप से क्या है प्रवाहित होती है और लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है यह महाद्वीप। और इसके अंदर बात करते हैं, यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से लगभग 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं को विश्व में सबसे निम्न तापमान यानी 1983 के अंदर लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो यह महाद्वीप है यानी श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अधिकांश भाग पर यानी इसके अंदर बर्फ जमी रहती है। गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि सर्दी और गर्मी में बर्फ के पिघलने से इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। हिमगलन की क्रिया प्रारंभ इसके अंदर रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यह महाद्वीप मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन कई रिसर्च शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं शांतिपूर्ण कार्य के लिए। तो इसके कारण इसको मुख्य रूप से क्या है यानी अन्वेषण का महाद्वीप भी कह सकते हैं या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल देते हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसके दक्षिणी ध्रुव अंत ही निहित है। यह क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है भाई? 5वां बड़ा महाद्वीप है। फिर बात करते हैं, हमने डिस्कस किया 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है और इसका जो एक क्षेत्र है जो यानी बर्फ जहां ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है उस क्षेत्र का नाम है पालर प्रायद्वीप। और पालर प्रायद्वीप की स्थिति देखें तो यानी ये इधर पालर प्रायद्वीप आ जाता है, ये इसके आगे बेरेंट सागर की इसके अंदर स्थिति है वो पाई जाती है। तो यहाँ गर्मी में बर्फ कुछ मात्रा में मुक्त हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में अमेरिका का हॉर्न ऑफ एंट्री की ओर बढ़ा हुआ है। यानी इस जो मुख्य रूप से प्रायद्वीप के जो भाग है बीच में यानी मुख्य रूप से सागर आ जाता है बेरेंट सागर, तो ये यानी आगे हॉर्न ऑफ अमेरिका की तरफ मुख्य रूप से क्या है यानी उठा हुआ है और यहाँ इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको कहा जाता है ड्रैक जल संधि के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो 13 डेल्फियो द्वीप है उससे मुख्य रूप से क्या होता है अलग होता है। थोड़ी सी इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इस दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण में है और ये वाला जो क्षेत्र है यानी यहाँ तो बेरिंगहॉम सागर आ जाता है, यहाँ बीच के अंदर यानी मैंने बताया यानी बर्फ गायब है, जल है, बेरेंट सागर आ जाता है। यहाँ भारत का दक्षिण यानी मुख्य रूप से विज्ञान के लिए जो शोध केंद्र बनाया गया दक्षिण गंगोत्री है, ये दक्षिणी महासागर आ जाता है, डेविस की खाड़ी और रोस सागर आ जाता है। तो इसमें तीनों बड़े सागर मिलते हैं। यानी यहाँ बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की स्थिति आ जाती है। मध्यवर्ती भाग में बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर आ जाता है और यदि दक्षिण में भारत से दक्षिण में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो वह यहाँ हिंद महासागर इसकी सीमा का क्या करता है निर्धारण करता है।
तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये इसकी लोकेशन आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास जेम्स कुक ने मुख्य रूप से क्या है यानी किया, लेकिन वो मुख्य भूमि पर नहीं जा सका क्योंकि यहाँ यानी 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती है। तो उसके बाद यानी मुख्य खोज का श्रेय वेलिंग सोसेन जो रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान था 1820 को यानी जाता है। और औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा शुष्क तेज हवाओं वाला क्या है भाई महाद्वीप है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अंटार्कटिका क्योंकि इसमें वनस्पति बहुत ही कम नगण्य पाई जाती है और ठंडा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़े ठंडे रेगिस्तान की संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति इसके अंदर नहीं होगी। अंटार्कटिका को यहाँ कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान कार्यों विशेष रूप से यहाँ शांति के लिए यानी यहाँ कोई सैन्य का युद्धाभ्यास नहीं हो सकता क्योंकि 1961 के अंदर यूएनओ के अंदर एक समझौता हुआ जिसके तहत यानी यहाँ विभिन्न शांतिपूर्ण कार्यों विज्ञान के लिए शोध के लिए मुख्य रूप से केंद्र स्थापित कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मैक्लेसन थी। कौन सी? कैरोलिन मैक्लेसन यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला व्यक्ति था रामचरण जी भारतीय, यानी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला भारतीय प्रथम व्यक्ति रामचरण जी 1960 में। और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव क्या है यानी मध्य में यहाँ यदि हम बात करते हैं तो शरद पर प्रथम पहुंचने वाले गिरिराज सिंह सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने। वहीं रामचरण जी मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। तो यहाँ यदि हम देखें तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत के अनुसंधान यानी केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए रिसर्च स्टेशन। और वहाँ यदि हम बात करते हैं सर्वप्रथम 1983-84 के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री को ये मैप के अंदर प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यहाँ तेज हवाएं के कारण यह केंद्र कुछ वर्षों के बाद क्या हो गया नष्ट हो गया। इसके बाद दूसरा अनुसंधान केंद्र 1987 से लेकर यानी 89 के बीच में स्थापित किया गया और ये केंद्र था मैत्री के नाम से जाना गया और ये वर्तमान में कार्यरत है। इसके अलावा तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती जो लोसमन हिल्स पर 2012 के अंदर स्थापित किया गया। यदि हम लोसमन हिल्स की स्थिति देखते हैं तो ये आ जाती है लोसमन हिल यहाँ को ये प्रमुखता यानी स्थापित किया गया भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारती भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। यानी हम बात करते हैं वैसे देखें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात रहता है। जब सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है तो 6 महीने इस महाद्वीप में रात रहती है और उत्तरायण हो जाता है तो 6 माह की रात रहती है। तो इस प्रकार उसके अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु आती है। तो इसके कारण ग्रीष्म ऋतु में हालांकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, फिर भी यहाँ का कुछ क्षेत्र है जैसे मैंने बताया यानी बेडेल सागर वाला जो क्षेत्र अलग करता है यहाँ बर्फ पिघल जाती है जिसके कारण इसके आकार शीत में अलग होगा और ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद यदि हम आगे देखना चाहें तो इसके अंदर यदि देखें तो समुद्र तटों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं हिमशैल के नाम से जाना जाता है। यानी बर्फ के टुकड़े यानी नीचे जल में टूटकर तैरते रहते हैं जिनको हम हिमशैल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम देखें अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे 19 मीटर की गहराई पर एक
विदा नामक की खारे पानी की झील भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा यानी बर्फ के नीचे यानी सैकड़ों झीलों का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आगे बात करते हैं, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को क्या करती है भाई, 2 समांतर भागों के अंदर विभाजित कर देती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो विल्सन मैफिक जो सर्वोच्च चोटी इसके अंदर पाई जाती है। और माउंट एब्रुस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो इसके अंदर पाया जाता है। यह है माउंट एब्रुस, यानी यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने प्रकाश डालेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि यदि हम बात करते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरफ तो यानी हिंद महासागर लगता है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर और तीसरी तरफ प्रशांत महासागर इसके अंदर लगता है। इसके अलावा यानी जो बेडेल सागर भी मुख्य रूप से क्या है, जो यानी दक्षिणी अमेरिका के जो यानी समीप वाला जो क्षेत्र है उसको अलग करता है। इसके अलावा यहाँ रॉस सागर आ जाता है, यह डेविस की खाड़ी मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर आती है। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, इस महाद्वीप के अंदर सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण, यानी जब दक्षिणायन में सूर्य होता है तो वहाँ 6 महीने का दिन रहता है, उत्तरायण की स्थिति में 6 महीने गुरु क्षेत्र के अंदर क्या है, इस महाद्वीप में रात है वो बनती है। तो इसमें नवंबर से जो फरवरी का समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का प्रमुखतः होता है। तो ओजोन के अंदर यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में सर्वप्रथम 1985 के अंदर यानी ओजोन लेयर के अंदर रिक्तीकरण की समस्या या यूं कहें ओजोन छिद्र की प्रक्रिया का सर्वप्रथम खोज 1985 में मुख्य रूप से क्या हुई थी। और ओजोन लेयर वैश्विक औद्योगिकरण, नगरीकरण और कार्बनिक ईंधनों के दहन के कारण क्या है, यानी इस क्षेत्र के अंदर यानी ओजोन लेयर पतली हो गई है, उसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य पर पृथ्वी पर आती है, जिसमें अनेक रोगों का कारण बनती है और वैश्विक तापमान में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में लाइकेन और मार्स मुख्य वनस्पति है वो पाई जाती। कौन सी? लाइकेन और मार्स। आगे हम बात करते हैं अल्टावेट्रोस और पेट्रल नामक उड़ने वाले पक्षी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अल्टावाल्ट्रोस और पेट्रल नामक उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो तटीय क्षेत्र के अंदर प्रमुखतः पाए जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंगुइन इस महाद्वीप की अपनी पहचान। पेंगुइन जो मुख्य पक्षी है, जो मुख्य रूप से क्या है, बिना उड़ने वाली एक चिड़िया है पेंगुइन। और यहाँ कई प्रकार के खनिज पदार्थों का पता चला है भाई, जिसमें सोना आ जाता है, चांदी, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम जैसे कई खनिजों का पता लगा है, यानी जो विभिन्न प्रकार के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार यानी अनोखा अवसर, यानी इस महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे मुख्य रूप से क्या है, महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है वो कहा जाता है। यदि हम मैप के अंदर देखें तो करोड़ों वर्ष पूर्व यह जो महाद्वीप था विषुवत रेखा के पास इसकी स्थिति थी और यह गोंडवाना लैंड का भाग था ये
कौन है, यानी अंटार्कटिका। और उस समय इसमें सघन वनस्पति पाई जाती थी, जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ इस महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्थापन हुआ और ये मुख्य रूप से एक वीरान सफेद मरुस्थल के अंदर परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सर्वोच्च चोटी हमने बात कर दी, माउंट विल्सन मैफिक 4897 मीटर है इस महाद्वीप की। और तटवर्ती सागर यदि हम बात करते हैं तो रूम सागर आ जाता है, सोरसेन सागर आ जाता है, विल्सन हाउस सागर आ जाता है, और इसके एडवर्ड अस्टम की खाड़ी आ जाती है, डेविस की खाड़ी, रोज सागर इसकी यानी मुख्य रूप से सीमांत सागर आ जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो यह जो महाद्वीप था विषुवत रेखा के पास इसकी स्थिति थी, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था, और उसमें यहाँ यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर डायनासोर मुक्त अवस्था के अंदर विचरण करता गया। जैसे जैसे वेगनर का महाद्वीपीय प्रतिस्थापन हुआ, तो यानी ये जो मैप है, मैं से अपने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखें, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें, या महासागरीय धाराएं देखें, ज्वार भाटा देखें, तो उन टॉपिकों के अंदर ये मैप है यानी काफी क्लियर यानी इसके अंदर सहायक होगा। तो इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण खोज व रिसर्च के लिए यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी वैज्ञानिकों के लिए खोला गया है, और इसमें सैन्य गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रकार महाद्वीपों की श्रृंखला में अपना अंतिम महाद्वीप है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपने महासागरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।